बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम रुबदार अली, मेरा ताल्लुक़ डिस्ट्रिक्ट लाड़काना सूबा सिंध से है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फोरम ऑफ रुबदार। दोस्तों, मैंने सिलसिला शुरू किया था जिसमें लॉ की रहनुमाई के लिए मैंने मुख्तलिफ़ वीडियोज़ अपलोड किए हैं और मेरे कुछ दोस्तों ने वीडियो अपलोड करवाई है, जिसमें सरफराज अली अब्बासी साहब हैं, मिस्टर इरशाद अली चैनल साहब हैं और मिस्टर अता हुसैन चैनल साहब हैं। लास्ट में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, वो थे मिस्टर सरफराज अली अब्बासी, जिसमें उसने टॉपिक लिया था मैरिज एंड इट्स डिज़ोल्यूशन। काफ़ी दोस्तों ने पजीराई की और कुछ दोस्तों ने कमेंट्स भी किए कि आप थोड़ा इसको एलुबरेट करें और एक्सप्लेन करें मैरिज और तलाक़ के बारे में। और मुझे पर्सनली भी काफ़ी दोस्तों ने मैसेज किए कि सर आप मैरिज के काइंड्स बताएं, प्रोसीजर बताएं, तलाक़ के काइंड्स बताएं और प्रोसीजर बताएं कैसे होता है मोहम्मद लॉ के मुताबिक और इस्लामिक लॉ और हमारे जो इस्लामिक फैमिली लॉज के हिसाब से वो कैसे होते हैं। तो इसी तसलसल को आगे रखते हुए और आप दोस्तों की फरमाइश के हिसाब से मैंने आज ये वीडियो आपको अपलोड कर रहा हूँ। तो दोस्तों, चलिए आज पहले हम मैरिज के टॉपिक पे चलते हैं। मैरिज अंडर मोहम्मद लॉ के हिसाब से कितने इकसाम है मैरिज के, क्या है मैरिज और क्या तरीक़ेकार है मैरिज, तो आइए उस पर बात करते हैं। मोहम्मद लॉ के सेक्शन के मुताबिक सेक्शन 239 में से शुरू है उसके और 241 में वाज़ेह लिखा गया है कि एसेंशियल ऑफ मैरिज क्या है, मैरिज क्या होती है, किससे होती है। उसमें ये बताया गया है कि मैरिज जो है वो एक मीटिंग में एक प्रोपोज़ल और एक एक्सेप्टेंस होती है। प्रोपोज़ल कौन देता है? प्रोपोज़ल देता है जो दुल्हा हो और एक्सेप्टेंस कौन करती है? वो दुल्हन होती है। ये दोनों ये एक मीटिंग में होनी चाहिए, यानी कि प्रोपोज़ल और एक्सेप्टेंस। ऐसा नहीं कि ऑफ़र आज मिली है और एक्सेप्टेंस 1 साल के बाद हो, 1 महीने के बाद या 1 हफ्ते के बाद ही हो, वो एक मीटिंग नहीं शुमार की जाएगी और वो वैलिड मैरिज नहीं शुमार की जाएगी। वैलिड मैरिज वही होती है जिसमें ऑफ़र और एक्सेप्टेंस एक ही मीटिंग में हो, 2 गवाह हो और एक वकील भी हो। जो वकील का क्या मतलब होता है कि खुद दुल्हा नहीं जाता तो उसको वकील उसके ब्याह में जाता है और वो ऑफ़र देता है दुल्हन को, दुल्हन उसी मीटिंग में वो ऑफ़र एक्सेप्ट करती है और निकाह होता है। ये एक वैलिड मैरिज होती है। उसके बाद मैरिज का जो दूसरा किस्म है वो है इनवैलिड मैरिज, इरेगुलर मैरिज। पहले बताया था वो क्या है, वैलिड सही मैरिज उसको हम कहते हैं। दूसरा है इनवैलिड फासिद मैरिज, जिसको हम इरेगुलर मैरिज भी कहते हैं। तीसरा जो इकसाम है वो है हमारा वाइड मैरिज, जिसे हम कहते हैं बातिल मैरिज। और वैलिड मैरिज का एक और भी ग्राउंड है कि हमारे शरीयत के हिसाब से और मोहम्मद लॉ में जो ज़िक्र किया गया है वो ये है कि कोई भी मुस्लिम गर्ल है वो बिलो 15 ईयर्स के ना हो और फिज़िकली साउंड भी हो, जिस्मानी तौर पे बालिग हो, तभी उसकी शादी हो सकती है, अदरवाइज़ ये भी वैलिड मैरिज में नहीं होगा। और आते हैं फासिद मैरिज, जिसे हम इरेगुलर मैरिज कहते हैं। उसकी 3 कंडीशंस हैं। अगर उस 3 कंडीशंस में आता है तो वो इरेगुलर मैरिज होती है। उसकी पहली कंडीशन है कि शादी मैरिज विद अ वुमेन, उस औरत के साथ शादी करना है जो पहले से इद्दत में हो, यानी कि उसकी तलाक हुई हो या उसका जो हस्बैंड है, शोहर है, वो वफात पा गया हो और वह इद्दत में, उसी के शादी करना, ये भी एक फासिद मैरिज में आता है। और दूसरा है कि एक बीवी है मौजूद, उसकी बहन से शादी करना, यानी अपनी साली से शादी करना, यह भी इरेगुलर मैरिज और फासिद मैरिज में आता है। और तीसरा जो है वो है कि 4 शादियां ऑलरेडी हो चुकी है, चारों ही बीवियां ज़िंदा है और 5वीं शादी करना, उसको भी फासिद और इरेगुलर मैरिज कहा जाता है, वो भी वैलिड मैरिज में नहीं आता। ये तीनों अगर कंडीशंस आती है तो ये वैलिड मैरिज नहीं है, ये इनवैलिड मैरिज है, इरेगुलर मैरिज है, जिसे हम कहते हैं अपनी अरबी ज़बान और उर्दू में फासिद मैरिज कहते हैं। और इसके ऊपर काफ़ी लाज भी आ चुके हैं, जिसका हम बाद में भी जिक्र करेंगे और डिस्क्रिप्शन में भी देंगे। एक ऐसा ही केस चला था 1962 में, जो पब्लिश हुआ है PLD लाहौर में। इसका पेज नंबर है 531, यानी कि PLD 1962 लाहौर, पेज 531 में। बहरहाल बातिल मैरिज का यही मतलब है कि
कोई भी ऐसी चीज़ या शादी या कुछ भी हो जिसको कानूनी तौर पे ही ना हो। जैसे एक इंसान अपनी बहन से शादी नहीं कर सकता, एक आदमी अपनी माँ से या अपनी माँ की माँ से या हाउस हो, जितना भी ऊपर अगर चलते जाएं, या अपनी औलाद से, अपनी भांजी से, हाउ लॉस हो, जितना भी नीचे आप चले रिश्ते हिसाब से, जो भी मुहर्रम रिश्ते हैं वहाँ पे शादी नहीं हो सकती। इसे कहते हैं हम बातुल मैरिज। और दूसरा टॉपिक जो मैंने आज लिया था वो था तलाक के बारे में, कि तलाक के काइंड्स क्या होते हैं और प्रोसीजर क्या होता है। तो काइंड्स तो मैं बहुत लंबा हो जाएगा, मैं आपको प्रोसीजर बताता हूँ। इसका मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 में क्या प्रोसीजर है, वो उसमें क्या तरीके का लिखा गया है। मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 के तहत अगर कोई भी तलाक हो जाती है, चाहे मर्द औरत तो अपनी बीवी को तलाक दे देता है, और 90 डे के अंदर अगर रुजू हो जाते हैं, कंप्रोमाइज़ हो जाता है, तो ये तलाक काउंट नहीं होती। अगर 90 डे गुजर जाते हैं और बीवी दूसरी शादी नहीं करती, वो औरत दूसरी शादी नहीं करती और बाद में उनको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, या वो समझते हैं कोई हमसे मिस्टेक हो गई है और अपने रिकन्सिल करना चाहते हैं, तो वो फ्रेश निकाह कर सकते हैं, औरत को हलाले की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह अगर ये दूसरा फ्रेश निकाह हो जाता है 90 डेज़ के बाद, तो एक वन तलाक काउंट किया जाएगा। इसका जिक्र है फैमिली मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 में, और ये सेक्शन 7 में सब सेक्शन 6 में डिफाइन किया गया है। और अगर 90 डेज़ के बाद फ्रेश निकाह होता है तो वन तलाक काउंट होता है। इसके बाद अगर कुछ अरसे के बाद अगर फिर से तलाक हो जाती है और 90 डे के अंदर अगर रिकन्सिल नहीं होती, तो वो सेकंड तलाक काउंट होती है। अगर रिकन्सिल हो जाती है तो वो तलाक काउंट नहीं होती। अगर रिकन्सिल नहीं होती तो ये दूसरी तलाक काउंट की जाती है। लेकिन उसके बाद अगर फिर भी पार्टीज़ कंप्रोमाइज़ करें, रिकन्सिल करें, एक दूसरे के साथ रहना चाहें तो रह सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि फ्रेश निकाह करें। तीसरी बार जब फ्रेश निकाह होता है उसके बाद अगर फिर कभी कोई ऐसा मसला पेश हो जाए और उनके बीच में तलाक हो जाए, तो 90 डेज़ का फिर से टाइम पीरियड है। अगर उसमें रुजू हो जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं हो जाते ये 3 तलाक़ें काउंट हो जाती। फिर औरत के कहते हैं कि शरीयत के हिसाब से कि आपको हलाला करना है, क्योंकि आपको 3 मौके दिए गए, लेकिन आपको शायद समझने में या कोई ऐसी मेंटली कंडीशन के हिसाब से आपको कुछ भी था, फिर औरत हलाला करना पड़ता है। और अगर हलाले के बाद दूसरी शादी दूसरे मर्द के साथ शादी करती है, अगर वहाँ से तलाक हो जाती है तो पहले शोहर के पास जा सकती है। जो मैंने सेक्शन 7 सबसेक्शन 6 का जिक्र किया था, जो तो उसके हिसाब से एक फैसला है जो रिपोर्टेड हुआ था PLD 2011 पेज 455 लाहौर में। लाहौर हाई कोर्ट का ये फैसला है। अगर आपको दोस्तों को अगर मिल भी जाए या ऑनलाइन सर्च भी कर लें तो वो पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने उस लास्ट फैसला का मैंने डिस्क्रिप्शन में भी जिक्र किया हुआ है, वहाँ से भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और लास्ट में आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगे और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ इसको लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और फाइनली बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आइंदा आने वाले नोटिफिकेशंस और इत्तलात मिल जाए। थैंक यू।